आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्या वो फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पॉलिसी आपके लिए सही है। तो चलिए आज हम फाइनेंशियली सिक्योर पे जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, या फिर ये ऐसा ज़बरदस्ती का प्रोडक्ट है या ऐसी एक भेड़ चाल है कि सब लोग ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए। तो तो क्या ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप बिना किसी कारण के प्रीमियम दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि आपको इंश्योरेंस कब लेना चाहिए या नहीं, ये सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है कि जिस चीज़ को आप इंश्योर करवा रहे हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि बिना इंश्योरेंस के भी आप उस चीज़ का लॉस जो है उसे झेल सकें। जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए मानते हैं कि जैसे अगर आपने अपनी कार को इंश्योर करवाया है, तो क्या आप, अगर मान लीजिए कल उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें वो डैमेज हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है या आग लग जाए, मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसी एक्सीडेंटल दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से वो कार आपके पास ना रहे, तो क्या 10 से 12 लाख रुपए या जितनी भी कीमत की वो कार है, आप उस कार को दोबारा ख़रीद सकते हैं बिना किसी अपने बजट को स्ट्रेच किए हुए। इसी तरीके से आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये जानना है कि अगर मान लीजिए कल को आपके घर का कोई मेंबर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो क्या आपके पास में 20 से 25 लाख रुपए हैं कि कल को अगर उसे हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़े तो आप उसका जो मेडिकल का खर्चा है वो आप अपनी बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के उसको फुलफ़िल कर सकें। देखिए आजकल जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो हमें पता है कि कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बीमारी से अगर आप हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं तो बिल सीधे लाखों में ही जाता है। तो कुछ लोगों को छोड़कर ये बहुत ही एक सेंसिबल डिसीजन है कि आपको एक, चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, या फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे या आप किस बेसिस पे ये कंपेयर करेंगे कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक होता है आपका फ्लोटर या इंडिविजुअल प्लान, एक होता है फ्लोटर और दूसरा होता है इंडिविजुअल प्लान। फ्लोटर का मतलब हुआ कि आपने एक प्रीमियम दिया और उससे घर के सभी लोगों को, या आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उन सभी को आपने कवर करवा लिया उसके अंदर। तो आपको वो लेना चाहिए या फिर इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए। देखिए दोनों प्लान्स में, यानी कि फ्लोटर और इंडिविजुअल, जो दोनों ही प्लान्स हैं उनमें एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि अगर आप मान लीजिए फ्लोटर प्लान लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको एक प्रीमियम देना होता है। मान लीजिए 15,000, 20,000 या 25,000 का आपने एक प्रीमियम देना है, और उससे आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। कि मान लीजिए आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है या 10 लाख का लिया है, तो अगर किसी मेंबर को कोई कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और उसकी बीमारी का खर्चा, हॉस्पिटल का जो बिल आता है, वो मान लीजिए जो आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है उतना बिल आ जाता है, तो होगा क्या कि वो जो पूरी आपका अमाउंट है वो क्लेम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर बीमार पड़ता है तो उसके लिए पास में फिर कोई अमाउंट नहीं बचेगा उसके लिए, आपको उसकी इंश्योरेंस के लिए। मतलब आपका जो पूरा पैसा था वो आपने एक मेंबर पे यूटिलाइज अगर कर लिया है तो अदर मेंबर के लिए आपके पास में कुछ नहीं होगा। ठीक है। अनलाइकली इंडिविजुअल प्लान्स में क्या होता है कि वहाँ पे हर मेंबर के लिए अलग अलग पैसा होता है। जैसे अगर आपने 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख जो भी अमाउंट का आपने लिया है इंश्योरेंस, वो 2-2 लाख रुपए हर मेंबर के लिए होंगे। तो अगर एक मेंबर बीमार होता है तो उसके लिए 2 लाख अगर आपके यूज़ हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर घर का कोई और मेंबर अगर बीमार पड़ता है तो आप उसके 2 लाख रुपए फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है कि एक साल में घर का हर मेंबर बीमार पड़ जाए, तो उस केस में फ्लोटर प्लान बेस्ट होता है। लेकिन इंडिविजुअल प्लान कब आपके लिए सही रहता है कि अगर मान लीजिए घर के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जो जिसकी उम्र जो है वो ज़्यादा है, या किसी को ऐसी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बार बार या जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो उस केस में आपको उस पर्सन के लिए इंडिविजुअल प्लान लेके रखना चाहिए, उसको फ्लोटर प्लान के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस एक इंडिविजुअल पर्सन की वजह से आपका जो फ्लोटर प्लान का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको उस ऐसे इंडिविजुअल पर्सन के लिए आपको एक अलग इंश्योरेंस प्लान लेके रखना चाहिए।
सेकंड, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो वो आपको लालच दे कम प्रीमियम का। उस केस में आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि आप जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। मतलब कि 1 साल के अंदर उस कंपनी के ऊपर कितने लोगों ने क्लेम किया है और उसने कितने लोगों को इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करवाया है या पैसा जो है वो दिया है। ऐसा ना हो कि कम प्रीमियम के लालच में आप ऐसी कंपनी के चक्कर में फंस जाएं कि जब आपको एक्चुअल में पैसे की नीड हो, जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़े, तब आपको वो कंपनी क्लेम ही ना दे, या फिर ऐसा हो जाए कि वो इतनी मतलब वो कंपनी उस वक्त तक रहे ही ना। ठीक है, आपको हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली पॉलिसी ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, किस लोकेशन पे आप रह रहे हैं, और उस लोकेशन के पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किस इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी का टाई अप है हॉस्पिटल्स के साथ में, और कौन सा हॉस्पिटल जो आपकी कंपनी कवर कर रही है वो आपके घर के पास में है या नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको उस वक्त देखनी है। जब आप इमरजेंसी कंडीशन में जाके हॉस्पिटल में भर्ती होते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पैसे का जुगाड़ करें या पैसे की व्यवस्था करें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 हफ्ते में क्लेम देगी या इस तरीके का कुछ उनका रूल होगा। तो आप 1 हफ्ते तक क्या करेंगे, क्योंकि अभी की कंडीशन में जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको बिना एडवांस में पैसे जमा कराए हुए आपको एडमिशन ही नहीं देती हैं। तो उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला कि आपके आसपास के जितने भी हॉस्पिटल में उन हॉस्पिटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी अपना कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आप उसी कंपनी को प्रेफरेंस दीजिए जिसका टाई अप आपके आसपास के हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा है, और आपके पास में जो हॉस्पिटल है, सबसे पास जो आपके हॉस्पिटल है उसमें उसका टाई अप हो। आपको उस ही कंपनी को प्रेफरेंस देनी है। देखिए, कुछ कंपनियां जो आपको कम प्रीमियम में, मान लीजिए 5,000 प्रीमियम लेके आपको 5 लाख का कवरेज दे रही हैं, तो उस तरह की कंपनियों का क्या होता है कि इन केसेस में उनके जो इंश्योरेंस होते हैं के जो रूल्स होते हैं उनमें बहुत सारी सब हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अगर नॉर्मल वार्ड में एडमिट ना होके आईसीयू में एडमिट हुए हैं, तो चाहे हॉस्पिटल का खर्चा कितना भी हो, वो हॉस्पिटल वार्ड के लिए चाहे कितना भी चार्ज लेता हो, आपको वार्ड के लिए 3,000 रुपये पर डे ही मिलेंगे या 4,000 रुपये पर डे ही मिलेंगे। और अगर उस वार्ड का चार्ज उस 3 या 4,000 से ज़्यादा है तो वो जो रिमेनिंग या लेफ़्ट अमाउंट है वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि सही इंश्योरेंस पॉलिसी वो है जो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग सब डिविजन्स ना करे। उनके ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए कि आईसीयू का पर डे का हम आपको इतना ही पे करेंगे, वार्ड का हम इतना पे करेंगे, या प्राइवेट रूम का हम इतना ही पे करेंगे। वो नहीं होना चाहिए। आपका जो प्लान है, जो पॉलिसी है, वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपका प्लान जो है वो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा आपके लिए वो पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्री और पोस्ट, मतलब आपके एडमिशन से पहले और डिस्चार्ज के बाद में भी जो आपका खर्चा आ रहा है उसको भी आपकी पॉलिसी जो है वो कवर करे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको सीधे हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है, पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं, घर पे ही आपकी थोड़ी बहुत मेडिसिन्स चलती हैं। तो इस केस में आपके ये जो खर्चे हैं, आपके टेस्ट का है, मेडिसिन्स का है, ये सब खर्चे भी आपके कवर होने चाहिए पॉलिसी के अंदर। और आप जब डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके बाद में भी आपको घर पे दवाइयाँ और मेडिसिन्स वगैरह जो रिकमेंड की जाती हैं वो उन सब का खर्चा भी आपकी पॉलिसी जो है वो कवर करनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्री और पोस्ट जो आपका जो खर्चा है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ उतना ही हो रहा है जितने दिन आप हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे, क्योंकि खर्चे तो और भी होंगे, उसके अलावा भी होंगे। तो जितना ज़्यादा बड़ा आपका प्लान होगा, जितना ज़्यादा उसकी कवरेज होगी पहले की बात की, उतनी ही अच्छी आपकी पॉलिसी होगी। नेक्स्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉलिसी है वो केवल ट्रीटमेंट्स को ही कवर करती है, मतलब जो ट्रीटमेंट फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को कवर करती है, या उसके अलावा कॉस्मेटिक फैक्टर्स को भी कवर करती है।
जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कोई फिजियोथेरेपी रिकमेंड की है, तो क्या वो कवर होगी, या फिर आप कुछ आपको कोई कॉस्मेटिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको सही करवानी है, जैसे स्टिचेस वगैरह होते हैं उनके मार्क्स हटवाना बहुत कॉमन हो गया है आजकल, वो है, या फिर आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आपकी पॉलिसी कवर कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हम बहुत ज़रूरी नहीं मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, इन पे भी खर्चे होते हैं। तो अगर हमारी पॉलिसी इन सब चीज़ों को कवर कर रही है और उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो एक सही डिसीजन होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड। मतलब कि आप कोई पॉलिसी लेते हैं, वो लोग ये शर्त रखते हैं कि आपको अगर मान लीजिए पहले से कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए आपको बीपी है या शुगर है या थायराइड है, इस तरीके की कोई भी बीमारी है, तो अगले 3 साल के लिए वो पॉलिसी इस बीमारी के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं देगी। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड। तो आपको ये देखना है कि ये जो वेटिंग पीरियड है ये कम होना चाहिए, आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसमें ये जो वेटिंग पीरियड है ये कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि नो क्लेम बोनस आपकी पॉलिसी कितना देती है। ये यूजुअली परसेंटेज में होता है कि अगर मान लीजिए आपने साल भर कोई क्लेम नहीं लिया है, तो आपको नेक्स्ट ईयर में 10% या 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा। और ये जो बोनस होता है ये भी 2 तरीके से मिलता है, कि या तो आपको आपके प्रीमियम में थोड़ी छूट मिल जाएगी, मतलब आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, या फिर आपका जो अमाउंट है, क्लेम अकाउंट है वो अमाउंट है वो आपका मैच्योर, जो आपको लास्ट में जो अमाउंट मिलेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, वो उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा। दोनों ही फैक्टर अच्छे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि ये जो परसेंटेज ऑफ बोनस है ये जितना ज़्यादा आपको मिले उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब ये सवाल आता है कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, हाउ मच कवर इज़ सफिशिएंट। आजकल जितनी तेज़ी से मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से मतलब हॉस्पिटलों के जो खर्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो आपका लाखों में बिल चला जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम नहीं तो आपका 5 लाख का मिनिमम आपका पॉलिसी होना चाहिए, और मैक्सिमम तो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप ले सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आपको इंश्योरेंस कैसे ख़रीदना चाहिए। ये आप अपने लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंपेयर करने का पूरा मौका देती हैं, पूरा अच्छे से दिखाती हैं, और ऑफ़लाइन भी आप किसी भी एजेंट से बात करके ये ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज़ मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए, तो आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको पता चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।